दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज हम फिर से बीते हफ्ते की बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आइए सबसे पहले इन खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज सबसे पहले जानेंगे कि यूरोपीय देश आइसलैंड के चुनाव में ऐसा क्या हुआ जिससे पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही है। इसके बाद आपको बताएंगे कि चीन में वीगर मुसलमानों का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में क्यों है, और आखिर में बताएंगे कि एंजेला मर्केल अपना पद क्यों छोड़ रही हैं और जर्मनी में किस दल की सरकार बनने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात आइसलैंड चुनाव की। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है जिसका नाम है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच तकरीबन हर साल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। इस इंडेक्स में दुनिया भर के देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का आकलन किया जाता है। बताया जाता है कि किस देश में महिलाओं को कितना ज्यादा सम्मान दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि एक देश है जो अमूमन इस सूचकांक में पहले पायदान पर अपनी जगह बनाता है? अगर आपसे उस देश का नाम पूछा जाए तो क्या आप बता पाएंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक जितनी बार भी इंडेक्स जारी किए गए हैं उनमें ये देश 12 बार अव्वल आया है, और वो है यूरोपीय देश आइसलैंड। अब लैंगिक समानता से जुड़ी एक और अच्छी खबर इसी देश से आई है जिसे जानकर आप रोमांचित हो उठेंगे। दरअसल अभी बीते हफ्ते ही आइसलैंड में संसदीय चुनाव हुए। 63 सीटों वाले संसदीय चुनाव में कुल 30 महिलाओं को कामयाबी मिली। हालांकि पहली काउंटिंग में तो 33 महिलाओं की जीत का ऐलान किया गया और ये खबर प्रकाशित भी हो गई कि आइसलैंड पहला यूरोपीय देश बन गया है जहां की संसद में महिलाओं को बहुमत मिला है। लेकिन जब मतों की गणना फिर से हुई तब जीतने वाली महिला सांसदों की संख्या 30 ही रही। दुनिया भर में लैंगिक समानता की जो स्थिति है उसे देखते हुए 47% सीटों पर महिलाओं का कब्जा होना कोई आसान बात नहीं है। दुनिया भर में केवल 5 ऐसे देश हैं जिनकी संसद में कम से कम आधी सीटों पर महिलाएं चुनी गई हैं। इसमें रवांडा का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ के निचले सदन में महिलाओं की तादाद 61.3% है। इसके बाद क्यूबा में 53.4%, निकारागुआ में 50.6%, मैक्सिको और यूएई में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी है। ऐसे में सवाल है कि आइसलैंड की महिलाएं इतनी मजबूत कैसे हैं? हो सकता है आपको लगे कि महिलाओं के लिए वहां की सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए होंगे, जैसे कि हमारे देश में हर क्षेत्र में महिला आरक्षण की मांग उठती रहती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आइसलैंड की महिलाओं को सशक्त बनाने में आरक्षण का कोई रोल नहीं है। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प है कि लैंगिक समानता के मामले में आइसलैंड कैसे अक्सर ही पहले पायदान पर नजर आता है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें आइसलैंड के इतिहास को खंगालना होगा। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक द्वीपीय देश है। यूरोप के नॉर्डिक देशों में इसकी गिनती होती है। आइसलैंड के अलावा स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे को भी नॉर्डिक देश कहा जाता है। उत्तरी यूरोप के खास भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के देशों को नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। इनकी जीवन शैली, सामाजिक संरचना और इतिहास में काफी कुछ एक जैसी बातें पाई जाती हैं। आइसलैंड के साथ साथ इन देशों की महिलाएं भी बेहद मजबूत मानी जाती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के टॉप 5 देशों में अमूमन इन देशों का ही बोलबाला रहता है। ऐसा कहा जाता है कि 19वीं सदी में ही आइसलैंड की महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। बाद में 1914-15 के दौरान इन्हें कामयाबी मिली जब इन्हें भी चर्च का पादरी होने का कानूनी हक मिला। 1915 के संसदीय चुनाव में ही इन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार भी मिल गया और 1922 में पहला मौका आया जब किसी महिला ने संसदीय चुनाव जीता हो। हालांकि इस अधिकार पर आधारित कानून के विकास और सामाजिक वास्तविकता के बीच एक बड़ा फर्क था। पुरुषों को सत्ता और सियासत के पहले पायदान पर, जबकि महिलाओं को अंतिम स्थान पर रखा जाता था। यह हालात तब तक बना रहा जब तक कि महिलाओं का एक बड़ा तबका शिक्षा से लैस नहीं हो गया। शिक्षा और नारीवाद 60 और 70 के दशक में एक जन आंदोलन बन गया। इस आंदोलन ने महिलाओं को समान अधिकारों की खातिर लड़ने के लिए एकजुट किया, जिसने आइसलैंड की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल डाली। 1983 तक संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कम ही रही। यही कोई 2 से 5% के बीच ही महिला सांसद चुनकर आती थी।
लेकिन 60 और 70 के दशक में हुए जन आंदोलन का असर था कि 1982 में महिलाओं की एक राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। अगले ही साल 1983 में संसदीय चुनाव हुए। इस चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले थे। महिला सांसदों की तादाद में उम्मीद से ज्यादा इजाफा हुआ। इस बार 25% महिला सांसद चुनकर आईं, यानी 60 में से 15 सांसद महिला थीं। ये बात तो 1983 की है। आइसलैंड की तारीफ इस बात के लिए होनी चाहिए कि 1980 में ही राष्ट्रपति के पद पर महिला को जगह मिल गई थी। उस महिला का नाम था विग्डिस फिन्बोगार्डोटिर। ये जो बात हो गई पहले की, ये भी जान लीजिए कि मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की माने तो 2020 में आइसलैंड में जेंडर गैप 12.2% था, जो पूरी दुनिया में सबसे कम था। ये आकलन स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और अवसर तथा राजनीतिक उन्नति के आधार पर किया जाता है। इसी संगठन के दावों पर भरोसा करें तो आइसलैंड में महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन का अंतर कम हो रहा है और 2068 तक इसमें समानता आ जाएगी। 2010 में आइसलैंड के औपचारिक रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 45.5% थी, जो अब बढ़कर 80% हो गई है। वहां के कामकाज में वैसी महिलाओं की भी हिस्सेदारी ज्यादा है जो मां बन चुकी हैं। इसकी वजह है कि वहां की सरकार अपने नागरिकों को चाइल्ड केयर कवरेज देती है। इतना ही नहीं, कामकाजी महिला के मां बनने पर माता पिता दोनों को ही समान छुट्टी दी जाती है। 1961 में ही इस पर कानून बन गया था। लैंगिक समानता के मामले में आइसलैंड नंबर 1 तो है ही। हैप्पीनेस इंडेक्स और दूसरी सामाजिक सरोकारों वाले अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स में भी इस देश ने लगातार टॉप किया है। जाहिर है, भारत समेत दुनिया भर के देशों को आइसलैंड से सीख लेनी चाहिए कि लैंगिक समानता की दिशा में उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। दुनिया भर में अल्पसंख्यक समुदायों पर जुल्म ढाने के कई किस्से हैं। ये अल्पसंख्यक कभी धार्मिक रूप में सामने आते हैं तो कभी जातीय या कभी भाषाई रूप में। अल्पसंख्यक नरसंहार का सबसे दर्दनाक उदाहरण दशकों पहले जर्मनी में मिला था। तब हिटलर ने जर्मनी के लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। मौजूदा वक्त में पूर्वी एशियाई देश चीन पर भी ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। कभी तिब्बत में बौद्धों का उत्पीड़न तो कभी शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों पर जुल्म ढाने के आरोप में चीन हमेशा ही घिरता रहा है। हालिया समय में वीगर मुसलमानों को कथित तौर पर प्रताड़ित करने के लिए चीन की खासी आलोचना होती रही है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने सबूत के साथ साबित किया है कि चीनी सरकार उत्तर पूर्वी प्रांत शिनजियांग में रहने वाले वीगर मुसलमानों को लगातार प्रताड़ित कर रही है। चीन वहां पर मुसलमानों के लिए डिटेंशन कैंप चला रहा है, जहां उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। चीन पर इस इलाके में हमेशा मानवाधिकार हनन के आरोप लगते रहे हैं, जिसमें नसबंदी और रेप शामिल है। इतना ही नहीं, चीन की सरकार पर यह भी आरोप लगता रहा है कि वो इस समुदाय के नरसंहार में जुटा है। आज इस मुद्दे पर बात करने की वजह है कि चीन ने शिनजियांग प्रांत में जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर एक श्वेत पत्र पेश किया है। देश की 7वीं राष्ट्रीय जनगणना का हवाला देते हुए श्वेत पत्र में कहा गया है कि इस प्रांत में जातीय अल्पसंख्यकों की आबादी काफी बढ़ी है। श्वेत पत्र के मुताबिक 1953 में वीगर मुसलमानों की आबादी महज 36 लाख थी, जो 2020 में बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो गई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस श्वेत पत्र के हवाले से पश्चिमी देशों के उस दावे को खारिज किया है जिसमें वीगर मुस्लिमों के नरसंहार का दावा किया जाता रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो दुनिया भर के मुस्लिम बहुल देश इस मुद्दे पर हमेशा ही खामोश रहते हैं। वैश्विक बिरादरी में इसे लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि वीगर मुसलमान कौन है और दुनिया भर की ग्लोबल रिपोर्ट्स इस समुदाय के बारे में क्या कह रही है। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस मुद्दे पर मुस्लिम देश चुप क्यों हैं। शिनजियांग आधिकारिक तौर पर चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित एक लैंडलॉक्ड एरिया है। ये प्रांत मध्य एशिया के बेहद करीब है। यह इलाका 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें करीब 2.5 करोड़ आबादी है। शिनजियांग की सीमा मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत से लगती है। यहाँ निवास करने वाली आबादी में करीब आधे लोग वीगर मुस्लिम कहलाते हैं। पहले यह समुदाय बौद्ध या दूसरे धर्मों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि 10वीं शताब्दी में यह समुदाय इस्लाम के प्रभाव में आया। ऐसा कहा जाता है कि यह समुदाय मूल रूप से तुर्की से ताल्लुक रखता है।
यानी वीगर समुदाय की सबसे बड़ी आबादी भले ही चीन के शिनजियांग में रहती हो, लेकिन इनकी जड़ें करीब 6000 किलोमीटर दूर तुर्की में हैं। शुरू में इनकी जिंदगी खानाबदोश की तरह थी, किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये मंगोलिया में बस गए। 744 ईस्वी में वहां वीगर साम्राज्य की स्थापना भी हुई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 840 ईस्वी में इस साम्राज्य का पतन हो गया और वीगर मंगोलिया से भागकर चीन के शिनजियांग में आकर बस गए। तब से इनकी बड़ी आबादी इसी इलाके में फल फूल रही है। मौजूदा वक्त में मध्य एशिया के देशों किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी इनकी आबादी बसी हुई है। इसी साल फरवरी में ब्रिटेन में प्रकाशित एक औपचारिक लीगल ओपिनियन के मुताबिक बेहद भरोसेमंद सबूतों के आधार पर यह सामने आया है कि चीन की सरकार वीगर मुस्लिमों का जनसंहार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डिटेंशन सेंटर में इन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए कई तरह की सजाएं तय की गई हैं। इनमें मुस्लिम महिलाओं की नसबंदी और गर्भपात कराने से लेकर इस समुदाय के बच्चों को किसी अन्य समुदाय के साथ जबरन रहने तक की कोशिश की जाती है। वीगर ह्यूमन राइट्स ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकूमत इस समुदाय को नमाज अदा करने और कुरान पढ़ने से भी रोक रही है। कुल मिलाकर ये कि ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं जो चीनी सरकार पर वीगर मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के आरोप लगा रही हैं। लेकिन चीन हमेशा ही इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताता रहा है। अब सवाल है कि चीन ऐसा क्यों करता है। दरअसल चीन की सरकार का मानना है कि इस समुदाय के लोग आतंकी और अलगाव संबंधित गतिविधियों से जुड़े हैं। चीन को डर है कि वीगर मुसलमान एक आज़ाद देश स्थापित करना चाहते हैं। जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि मध्य एशिया के कुछ देश जो शिनजियांग से लगे हैं, उनमें भी वीगर मुस्लिम रहते हैं। लिहाजा पड़ोसी क्षेत्रों के साथ चीन के वीगर मुस्लिमों के सांस्कृतिक संबंध हैं। इसके चलते चीन को डर है कि कुछ बाहरी शक्तियां शिनजियांग प्रांत में अलगाववादी आंदोलन को जन्म दे सकती हैं। इसलिए तिब्बत और हांगकांग के लिए चीन की जो नीतियां हैं, शिनजियांग में भी चीन उसी राह पर चल पड़ा है। ऐसे ही कुछ आरोपों के चलते वीगर मुसलमान के साथ जबरन नजरबंदी, गहन जांच, निगरानी और यहां तक कि गुलामी जैसी तमाम गलत सलूकें की जा रही हैं। चीन ने डिटेंशन सेंटर में हजारों वीगर मुस्लिमों को जबरन कैद कर रखा है, जिसे वो एक सुधार या शैक्षिक गृह का नाम देता रहा है। चीन के मुताबिक यहां वीगरों को चरमपंथी विचारों से बाहर निकाला जाता है। हालांकि तमाम रिपोर्ट चीन के दावों को झूठा और बेबुनियाद बताकर खारिज कर चुकी है। इन रिपोर्ट्स का मानना है कि धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक होने के चलते चीन वीगर मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है। आखिर में यह भी जान लीजिए कि मुस्लिम देश आखिर उस मुद्दे पर चुप क्यों है। एक और जहां वीगर मुस्लिमों पर चीन की ज्यादतियों पर तमाम रिपोर्ट्स हैं, तो दूसरी तरफ खुद को मुस्लिम दुनिया के झंडा बरदार कहने वाले देशों ने खामोशी का लबादा ओढ़ लिया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान जैसे तमाम देश इस मुद्दे पर अब तक चुप हैं। सिर्फ तुर्की ही है अकेला देश जो लगातार चीनी सरकार को इस मुद्दे पर घेरता रहा है। जानकार बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश चीन की आर्थिक मदद के मोहताज हैं। साथ ही वे चीन के साथ अहम कारोबारी रिश्ते भी रखते हैं। इतना ही नहीं, चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में करीब 30 मुस्लिम देश शामिल हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई वगैरह देश इस परियोजना में चीन की मदद कर रहे हैं। दूसरी ओर चीन ने सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में भारी निवेश किया है। लिहाजा कोई देश नहीं चाहता कि वो इस मुद्दे पर कुछ बोलकर चीन से दुश्मनी मोल ले और अपना आर्थिक नुकसान करे। यही वजह है कि ये देश वीगर मुस्लिमों की प्रताड़ना पर आवाज बुलंद करने के बजाय खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ें। मौजूदा वक्त में एक देश की महिला प्रमुख ने दुनिया भर में ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। उनके बारे में कहा जाता है कि अक्सर ही सम्मेलनों में कई सारे पुरुषों के बीच वो अकेली महिला नजर आती हैं। उनका कार्यकाल इतना लंबा रहा है कि इस पूरी अवधि में उन्होंने ब्रिटेन के 5 प्रधानमंत्री, इटली से 7 प्रधानमंत्री और अमेरिका के 4 राष्ट्रपति के साथ काम किया है। हम बात कर रहे हैं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की, जो कुछ ही महीने बाद अपना पद छोड़ने वाली हैं। मर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर हैं। दुनिया भर में जितने भी देशों के महिला प्रमुख हैं, उनमें मर्केल को सबसे ताकतवर माना जाता रहा है। कई बार तो इन्हें यूरोपियन यूनियन के नेता के तौर पर भी देखा जाता रहा है। मर्केल का ताल्लुक कंजर्वेटिव गठबंधन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन से रहा है। 2002 से 2005 तक जर्मन पार्लियामेंट के निचले सदन में वे विपक्ष की नेता भी रही हैं।
2005 में वो जर्मनी की चांसलर बनी और तब से अब तक इस पद पर बनी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। दरअसल अभी हाल ही में जर्मनी में संघीय चुनाव हुए। इस चुनावी नतीजे में जर्मनी की सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने बेहद मामूली अंतर से जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की पार्टी को हरा दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी ने 25.7% वोट हासिल किए, वहीं सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव गठबंधन को 24.1% वोट मिले। तीसरा स्थान मिला ग्रीन्स पार्टी को। इस पार्टी ने पहली बार 14.8% वोट हासिल किए। एंजेला मर्केल ने पहले ही अपनी दावेदारी छोड़ दी थी और इस चुनाव में उनकी पार्टी की हार भी हो गई है। इसलिए चांसलर पद के लिए सोशल डेमोक्रेटिक के नेता ओलाफ शॉल्ट्ज की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। आइए अब यह भी समझ लेते हैं कि जर्मनी में चुनाव की प्रक्रिया क्या है। भारत के आम चुनाव का तरीका जितना आसान है, जर्मनी का उतना ही जटिल। यहाँ के संसद में भी 2 सदन होते हैं। इसके निचले सदन को बुंडेस्टैग और ऊपरी सदन को बुंडेसरैट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ निचले सदन को लोकसभा, ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा की तरह ही बुंडेस्टैग के लिए सीधे तौर पर जनता वोट डालती है। अभी हाल ही में इसी सदन के लिए वोट डाले गए थे। भारत की तरह ही वहाँ के 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में एक दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा में सीटों की संख्या तय है, वहाँ के बुंडेस्टैग में ऐसा नहीं है। हालांकि इसकी न्यूनतम संख्या तय है और वो है 598, लेकिन सीटों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इससे ज्यादा कितनी सीटें होंगी ये भी तय नहीं है। दरअसल हर वोटर के पास 2 वोट होते हैं। पहला वोट पसंदीदा स्थानीय उम्मीदवार को जाता है और दूसरा वोट पार्टी को देना होता है। यानी एक ही व्यक्ति चाहे तो अपना दोनों वोट 2 अलग अलग दलों को दे सकता है। हो सकता है स्थानीय स्तर पर वोटर को किसी और पार्टी का उम्मीदवार पसंद हो और राष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरी पार्टी की नीतियां उसे अच्छी लगती हैं। ऐसे में वोट 2 अलग अलग दलों के पक्ष में चला जाता है। संसद में कुल कितनी सीटें होंगी ये दूसरे वोट पर निर्भर करता है। एक नियम यह भी है कि रेस में बने रहने के लिए किसी भी दल को कम से कम 5% वोट हासिल करना जरूरी है। 5% से ज्यादा वोट पाने वाली पार्टियों को उनके वोट के अनुपात में संसद में सीटें मिलती हैं। यदि कोई पार्टी उसे मिलने वाले पार्टी वोटों की तुलना में ज्यादा सीटें सीधे जीत जाती है तो वो इन सीटों को रख सकती है, लेकिन दूसरी पार्टियों को भी उसी अनुपात में अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। इसे ओवरहैंग मैंडेट कहते हैं, जिसकी वजह से संसद की सीटें घटती बढ़ती रहती हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि किसी पार्टी को पहले वोट के जरिए जितनी सीटें मिलती हैं उनकी संख्या पार्टी वोट से मिलने वाली सीटों से ज्यादा हो जाती है। अब ऐसे में सीधे जीत कर आए उम्मीदवारों को तो सीट मिलनी तय है, इसलिए पार्टी को वे सीटें मिल जाती हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों को इस कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सीटें देनी पड़ती। नतीजा ये होता है कि संसद की सीटें तय 598 से ज्यादा हो जाती हैं। इसी कारण पिछले चुनाव में कुल 709 सीटें थी। यही वजह है कि यहाँ की चुनाव प्रणाली को जटिल माना जाता है। चुनाव के करीब 1 माह के भीतर नई संसद की बैठक होती है। राष्ट्रपति सबसे अधिक वोट पाने वाले दलों के नेता का नाम चांसलर पद के लिए पेश करता है। फिर संसद में नए सदस्य एक गुप्त मतदान के जरिए इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति की मुहर लगाते हैं। आइए अब आज की तीनों खबरों पर आधारित सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, आइसलैंड में लैंगिक समानता के उच्च दर होने के क्या कारण हैं? परीक्षण कीजिए। दूसरा सवाल, चीन में वीगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने के आरोपों को आप किस तरह देखते हैं? दुनिया के मुस्लिम देश इस पर चुप क्यों रहते हैं? विवेचना कीजिए। और तीसरा सवाल, जर्मनी की चुनाव प्रणाली क्या है? वहां चांसलर का चुनाव कैसे होता है? व्याख्या कीजिए। तो दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर नए मुद्दों के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।